नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। इस समय देश की राजनीति गरमाई हुई है और देश की राजनीति के गरमाने का कारण दरअसल महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव है। यूं तो विधानसभा चुनाव झारखंड में भी हो रहे हैं और 9 सीटों पर उत्तर प्रदेश में भी मतदान होना है, लेकिन ज्यादा चर्चा इस वक्त महाराष्ट्र की है, क्योंकि महाराष्ट्र में जो 5 साल में महाराष्ट्र की राजनीति बदली है, उसके बाद से ये लगातार अब कोई नहीं जानता कि अगले 5 साल तक महाराष्ट्र की राजनीति में क्या होगा। यूं तो महाराष्ट्र की राजनीति में गठबंधन बने हुए हैं और 3 पार्टियां एक तरफ है, 3 पार्टियां एक तरफ हैं, लेकिन इस बार चुनाव में गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर जो कुछ उठापटक चल रही है, जो खींचतान चल रही है, उससे न सिर्फ महाराष्ट्र की राजनीति गरमाई है, बल्कि इन विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे पर जो गठबंधन जो उठापटक है, उससे इंडी गठबंधन की साख को भी जबरदस्त धक्का लग रहा है। 99 सीटें लोकसभा चुनाव में जीतकर कांग्रेस ने कुछ इस तरह से प्रोजेक्शन किया था कि अब वो बहुत बड़ी पार्टी हो गई है, तमाम पॉलिटिकल पार्टियां, तमाम विपक्षी पार्टियां उसके पीछे खड़ी हैं और अब कांग्रेस जो है बड़ी छलांग लगाने के लिए तैयार है। लेकिन हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार के बाद जैसे पूरी की पूरी तस्वीर बदल गई है। आज कांग्रेस के इंडी गठबंधन में जो कांग्रेस के सहयोगी हैं, वो कांग्रेस को आंखें दिखा रहे हैं। सीट बंटवारे को लेकर फॉर्मूला बन नहीं पा रहा है और उसको लेकर न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि झारखंड में भी पेच फंसा हुआ है और उत्तर प्रदेश में भी स्थिति आज इतनी नाजुक हो गई है कि आज कांग्रेस ने नाराज होकर यह ऐलान कर दिया कि अगर समाजवादी पार्टी उसे 5 सीटें नहीं देगी तो वो एक भी चुनाव में अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी। यानी कांग्रेस ने कहा कि वो 2 की 2 सीटें जो हैं, जो समाजवादी पार्टी दे रही है, उन 2 सीटों पर भी चुनाव नहीं लड़ेगी। इस तरह की स्थिति हो गई है। उधर समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र के अंदर 12-14 सीटें मांग रही है और गठबंधन जो है, महाआघाड़ी जो गठबंधन है, वो उनको ये सीटें देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन सबसे दिलचस्प इस चुनाव में क्या हो रहा है, अभी तक अगर आज की खबरों को देखेंगे तो सबसे दिलचस्प ये हो रहा है कि चुनाव में कुछ ऐसी खबरें जो हैं उछल रही हैं, जिसको लेकर लग रहा है कि कहीं महाराष्ट्र की राजनीति चुनाव के बाद लोग उम्मीद कर रहे हैं कि पलटेगी, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव से पहले ही महाराष्ट्र की राजनीति पलट जाए। और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज जो खबरें आई, कुछ अफवाह, कुछ लोग अफवाह कह रहे हैं, कुछ लोग खबरें कह रहे हैं। खबरें जिस तरह की आई, वो खबरें ये आई कि उद्धव ठाकरे के साथ जिस तरह से महाविकास आघाड़ी में जो व्यवहार हो रहा है, जिस तरह से उद्धव ठाकरे के साथ सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है अब तक तय नहीं हो पा रहा है, उसको लेकर उद्धव ठाकरे नाराज हैं, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट नाराज है। और खबर यह आई है कि बाकायदा संजय राउत ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। खबर यह भी आई है कि महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात हुई है। हालांकि इन दोनों खबरों को अफवाह भी बताया जा रहा है, इसकी पुष्टि अभी किसी तरफ से नहीं हुई है, लेकिन मामला जो है वो फंसा जरूर है। क्योंकि देखिए ना, आज ही ऐलान किया गया था कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस के नेताओं ने कहा था कि आज बैठक होगी और बैठक में सब कुछ ठीक ठाक होगा, कल तक 288 सीटों का जो उम्मीदवार है उनका नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन आज एक नई तारीख आ गई, तारीख पर तारीख कुछ इस तरह का हो रहा है। पहले कहा गया था कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस की खबरें आज भी थी, लेकिन कहा था कि कल तक 288 सीटों पर चुनाव जो उम्मीदवार उनको घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन आज पूरा दिन निकल गया, कांग्रेस की बैठक तो हुई, लेकिन एक नई तारीख आई बैठक से निकलकर। यह कहा जा रहा है 28 अक्टूबर तक संभवतः सब निर्णय हो जाएगा। 28 अक्टूबर यानी अगले सोमवार तक। सवाल यह है कि इतना वक्त जो है क्यों लग रहा है। इस बीच अगर मैं महायुति की बात करूं और मैं बीजेपी गठबंधन की बात करूं तो बीजेपी ने 99 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। इस तरह से बीजेपी ने बढ़त तो बना ली है, लेकिन खबरें यह हैं कि वहां भी सीट बंटवारे को लेकर अभी सब कुछ स्मूथ नहीं है। आज भी, अभी तक भी जो गठबंधन है, एनडीए है, वहां पर भी सीटों का फाइनल कुछ नहीं हुआ है। इसलिए महाराष्ट्र का चुनाव जो है दिन पर दिन दिलचस्प होता जा रहा है। लेकिन आज जो कुछ खबरें चल रही हैं, जो अफवाह चल रही हैं, उसी को लेकर गठबंधन में दरार है या अफवाहों का बाजार है, दो टूक में आज इसी पे चर्चा करेंगे। ये जो गठबंधन में दरार की जो खबरें आ रही हैं, ये कितनी सही हैं, कितनी गहरी हैं,
क्या वास्तव में गठबंधन टूट की कगार पर पहुंच गया है या ये सिर्फ अफवाहें हैं? क्योंकि गठबंधन की तरफ से तो ये भी कहा जा रहा है कि ये अफवाहें बीजेपी फैला रही है। इन सब पे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा कुछ बयान सुन लेते हैं कांग्रेस की तरफ से क्या कहा जा रहा है, और दूसरी तरफ अगर मैं शिवसेना की बात करूं, शिवसेना की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, जरा सुनिए। उसके बाद आज की डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। हमारे महा विकास आघाड़ी में कोई हलचल नहीं है, कोई ऐसा कुछ मतभेद नहीं है। ठीक है, सीटों में आप आते में चर्चा तो चल रहे हैं, बाकी सब ठीक हो जाएगा। कोई तकलीफ हम लोगों के बीच में नहीं है। महाविकास आघाड़ी में खींचतान नहीं हो रही है। महाविकास आघाड़ी में तो ऐसा सुनने में आया है कि हाथापाई पे बात उतर आई है। कांग्रेस के नेता पटोले जी और संजय राउत के बीच में तो इतना घमासान हो गया है कि सिर्फ और सिर्फ लड़ाई बाकी है। अपने आप को बड़ा साबित करने की कोशिश जो उबाटा कर रही है, उससे हमें ये लग रहा है कि ये महाविकास आघाड़ी महाविनाश में बदली होने वाली है। उनके इसमें क्या चल रहा है? उनके बीजेपी के ये ऑब्जर्वर को लोगों ने मारा है, चंद्रपुर में मारा है, नागपुर में मारा है, तो वो अपना पाप, हमारे में कुछ नहीं, सीट बंटवारे में तो होता ही है, उनके इसमें भी चल रही लड़ाई। अब वो उनमें अमित शाह उनके पास है, ईडी का डर है, इसलिए उनके लोग चिल्लाते नहीं उनके सपोर्टर, लेकिन अंदर के अंदर क्या गड़बड़ चल रही है वो भी थोड़ा सा उसका भी वीडियोस बनाइए और दिखाइए। महाविकास आघाड़ी में भयंकर रूप से आग लगी है। उबाठा और कांग्रेस वाले दोनों एक दूसरे का घर जलाने के लिए तैनात हो गए। हालात यह है कि उद्धव ठाकरे लगातार कांग्रेस पर दबाव बनाए बैठे हैं कि उनको मुख्यमंत्री का चेहरा करके घोषित करे, लेकिन कांग्रेस पार्टी स्वीकार करने को तैयार है। आज कल में एक दो दिनों में आप देख लीजिए, इस फ्रस्ट्रेशन में उद्धव ठाकरे जी और उनके खास लोगों ने इस प्रकार का एक दुष्प्रचार किया, इस प्रकार की झूठी खबरें फैलाई कि उनकी पार्टी यानी उबाठा महाविकास आघाड़ी से बाहर निकल रही। कांग्रेस को समझ में आ गया कि झूठ बोला जा रहा है। फिर कांग्रेस की तरफ से भी एक प्रकार का दुष्प्रचार किया गया कि हाँ जी, ये उद्धव ठाकरे, संजय राउत और बीजेपी के किसी नेता के बीच एक गुपचुप मीटिंग हुई है और ये बाहर निकल सकते हैं। आखिरकार उबाठा वाले निकल के बोले ये झूठी खबर। अब सवाल है, जब महाविकास आघाड़ी के तीनों पार्टियां एक दूसरे को संभाल नहीं सकते, उनके बीच इतने मतभेद हैं, तो ये लोग पूरे महाराष्ट्र को क्या संभाल पाएंगे? तो संजय निरुपम कह रहे हैं कि इतने मतभेद हैं, जब ये खुद अपने मतभेद नहीं सुलझा पा रहे तो महाराष्ट्र को कैसे सुलझाएंगे? अफवाहों का बाजार गर्म है, लेकिन इस बीच कुछ बातें हैं जो ऑन रिकॉर्ड बोली जा रही हैं और उनके निहितार्थ को भी समझना जरूरी है। प्रियंका चतुर्वेदी के बयान लगातार वायरल हो रहे हैं। प्रियंका चतुर्वेदी उद्धव ठाकरे की पार्टी से सांसद हैं, राज्यसभा की सांसद हैं, उनकी प्रवक्ता हैं। 2 दिन पहले उन्होंने एक पॉडकास्ट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करी। जब उनसे पूछा गया कि उनका फेवरेट या महान नेता कौन है इस वक्त का, तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिया। और दूसरी तरफ वो नरेंद्र मोदी की तारीफ भी कर रही हैं, और वो एक तरफ जो है ये भी बार बार कह रही हैं कि मुख्यमंत्री तो उद्धव ठाकरे ही बनेंगे। एक बार फिर उन्होंने एक पॉडकास्ट में कहा है कि उद्धव ठाकरे ही मुख्यमंत्री होंगे, जबकि बाकी पार्टियां उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करने या उनको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार मानने तक के लिए तैयार नहीं है। सुनिए जरा प्रियंका चतुर्वेदी को। मुख्यमंत्री बनने के लिए जो 2.5 साल की बात हुई थी, उस पर बात नहीं बन पाई, लेकिन अब फिर वही स्थिति उत्पन्न हो रही है एमवीए में। शरद पवार और नाना पटोले सीधे कह रहे हैं कि भाई नहीं, अभी डायरेक्ट कैसे हम कह दें कि उद्धव ठाकरे ही मुख्यमंत्री होंगे। वो कुछ भी कहे, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ही होंगे। बोलिए अब आप। कंफर्म? बिल्कुल कंफर्म है, या हम सब शिव सैनिक उसके लिए काम कर रहे हैं। तो नाना पटोले यानी कांग्रेस और एनसीपी कुछ भी कहे, मुख्यमंत्री तो उद्धव ठाकरे ही बनेंगे, ये दावा प्रियंका चतुर्वेदी एक बार फिर कर रही हैं। और उसके पहले वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खूब तारीफ भी कर चुकी हैं। तो ये जो पूरी महाराष्ट्र की तस्वीर है, ये क्या है? अफवाहों का बाजार है
या महागठबंधन में दरार है? इन सब पे चर्चा करेंगे आज। मेरे साथ आज की डिबेट में 4 मेहमान जो हैं जुड़े हैं। फिलहाल चारों मेहमानों का स्वागत, शुक्रिया। मेरे साथ प्रेम शुक्ला जी जुड़े हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं प्रेम शुक्ला जी। मेरे साथ तहसीन पूनावाला जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। मेरे साथ आनंद दुबे जी जुड़े हैं, शिवसेना उद्धव ठाकरे के जो हैं प्रवक्ता हैं। और मेरे साथ स्टूडियो में सुरेश नकवा जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और मोदी जी के समर्थक हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। शुरुआत आनंद दुबे जी आपसे ही करता हूँ। चल क्या रहा है? अफवाहों का बाजार है या गठबंधन में भयंकर दरार है? नमस्ते अशोक। नमस्ते अशोक जी, बड़ी अच्छी हेडलाइन पूछी आपने। सबसे पहले कहूंगा कि अफवाहों का बाजार है। हमारी पार्टी के किसी नेता ने नहीं कहा कि हम देवेंद्र फडणवीस जी से मिले हैं। हमारी पार्टी के किसी नेता ने नहीं कहा कि हम अमित शाह जी से मिले हैं। हमारी पार्टी का कोई नेता नहीं कह रहा है कि हम बीजेपी के संपर्क में हैं। पता नहीं अफवाहों का बाजार लगाने वाले कहां से आते हैं। दिन भर सारी मीडिया में ट्रोल होता रहा कि हम उनसे मिल रहे हैं, हम उनके संपर्क में हैं। अभी अभी जो खबर हमारे पास आई है ऑथेंटिक रूप से कि एक चैनल है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, उसने हेडलाइन दी है कि संजय राउत जी अमित शाह जी से चर्चा कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे जी खुद लड़ने की तैयारी में है, कांग्रेस ने दावा किया है, इससे चर्चा में बहुत बड़ा एक भूकंप मचा है। और अभी अभी उसमें दिखा है कि दिस पोस्ट हैज बीन डिलीटेड। मतलब ये पोस्ट डिलीट कर दिया गया। ये ट्विटर के ऑफिशियली उस चैनल का पोर्टल बता रहा है। उसका प्रूफ मेरे पास है, बाद में मैं व्यक्तिगत रूप से आपको भेज दूंगा। तो ये तो हो गया अफवाहों का बाजार। लेकिन अफवाह फैला कौन रहा है, सवाल ये। अब वही 140 करोड़ का देश है भारत में और 800 करोड़ की आबादी है संपूर्ण विश्व की। अब अगर कोई व्यक्ति अफवाह फैला रहा हो तो न तो मैं आईबी में हूं, न मैं रॉ में हूं और न मैं खुफिया एजेंसी का सर्वा हूं। तो इतना समय भी नहीं है कि उसको जाके पकड़ूं कि तुम कहां से अफवाह फैला रहे हो मेरे भाई। तो ये जनता के विवेक बुद्धि पर छोड़ दे रहा हूं। अब आता हूं आपके मूल प्रश्न पे कि चल क्या रहा है। तो चल ये रहा है कि हमने कांग्रेस पार्टी से कहा कि आप हरियाणा का चुनाव जीत सकते थे। आपके अति उत्साह ने कुछ सीटें वहां आपको हरवा दी। एक समन्वय की कमी दिखी हमें। अगर सब मिलके लड़े होते तो अच्छी स्थिति होती। वो गलती झारखंड और महाराष्ट्र में आप नहीं करें। आइए इसके लिए एक रणनीति बनाते हैं। अब रणनीति हम बनाना चाह रहे हैं तो कांग्रेस कह रही है कि देखिए भैया, आपका शीर्ष नेतृत्व तो मुंबई में रहता है, शरद पवार साहब की पार्टी का शीर्ष नेतृत्व मुंबई में रहता है, लेकिन हमारा शीर्ष नेतृत्व दिल्ली में रहता है। हमें हर बात दिल्ली से पूछनी पड़ती है। तो इसके लिए उनकी तरफ से थोड़ी सी देर हो रही है। न इसमें कोई मनमुटाव है, न कोई सिर फुटौल है और न तो समन्वय की कमी है। सिर्फ 1-2 दिन का और समय लग रहा है। सर दुबे जी, आनंद दुबे जी, रोक रहा हूं आपको। आपने कहा 1-2 दिन का समय लग रहा है। 28 तारीख आज घोषित कर दिया नाना पटोले ने कि 28 तारीख को फिर से बैठक होगी और उसके बाद संभवतः जो है वो ऐलान हो जाएगा चीजों का। 29 तारीख को, मतलब 28 तारीख अभी एक पूरा हफ्ता है। 29 तारीख को पर्चा भरने का आखिरी दिन है। आपकी जानकारी के लिए बता जी। तो मुझे नहीं पता कि नाना पटोले जी ने क्या कहा है। तो आपने अभी कहा तो मैंने सुना, लेकिन मेरी विवेक बुद्धि कह रही है कि 29 तारीख अंतिम दिन है। राष्ट्रीय पार्टियां या कोई भी क्षेत्रीय दल भी हो, वो 2-4 दिन का बैकअप प्लान रखता है। हाँ। तो हमें लगता है कि 24-25 तारीख तक सभी महाराष्ट्र की सीटों का बंटवारा हो जाएगा। कौन कहां से लड़ेगा ये पता चल जाएगा और कैसे प्रचार आगे बढ़ाना है, कैसे मैनिफेस्टो होगा, उस पर भी सब चर्चा होगी। तो ये सब पाइपलाइन में है। आपने बिल्कुल सही कहा। और ये मुझे नहीं मालूम ये इतना जो ज्ञान जो है नाना पटोले जी कांग्रेस के नेताओं को है कि नहीं है, क्योंकि ये जो है बयान नाना पटोले का अभी थोड़ी देर पहले मैं चाहूं तो उसको अपनी टीम को बोलूं वो चलाए, लेकिन उन्होंने कहा 28 तारीख को अगली बैठक होगी और इसमें जो है फाइनल हो जाएगी। तो मुझे लग रहा है उन्होंने 25 तारीख कही होगी। आप एक बार चेक कर लीजिए, ऐसा मुझे लग रहा है। पता नहीं 28 नहीं कही होगी। मैं चेक कर लेता हूं उन्होंने क्या कहा। लेकिन आप कह रहे हैं कि ये अफवाहें कौन फैला रहा है उन्हें नहीं पता। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, अफवाहें जो है कई नेताओं ने ये कहा कि भाई बीजेपी वाले अफवाहें फैला रहे हैं। आनंद दुबे जी तो नहीं आरोप लगा रहे, वो कह रहे हैं मैं कहां कहां जाऊं पता करने। लेकिन आपके मित्र हैं तो उन्होंने समझा होगा कि आपके सामने ना बोला जाए, इस तरह के आरोप ना लगाए जाए। लेकिन कई लोग खुलकर कह रहे हैं भाई बीजेपी वाले अफवाह फैला रहे हैं गठबंधन तोड़ने के लिए। देखिए, श्रीमान संजय राउत का जो बयान है वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है
भारतीय जनता पार्टी कहने पे श्रीमान संजय राउत ने नाना पटोले के विरुद्ध बयान दिया। अभी 28 तारीख की तिथि भारतीय जनता पार्टी ने बताई है। भारतीय जनता पार्टी ने तो ये नहीं कहा ना कि जयंत पाटिल मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी हैं या रोहित पवार मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तो नहीं कहा ना कि उद्धव ठाकरे ही मुख्यमंत्री होंगे। भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रवक्ता ने, किसी नेता ने तो नहीं कहा ना कि कांग्रेस का ही मुख्यमंत्री होगा जी। ये इस गठबंधन का ये सारे बयान किसके हैं? कांग्रेस का ही मुख्यमंत्री होगा, ये कांग्रेस का आधिकारिक बयान है। श्रीमान नाना पटोले जो हैं उनके संदर्भ में अपमानजनक बयान ये श्रीमान संजय राउत का है। श्रीमान संजय राउत के बारे में अपमानजनक बयान कांग्रेसियों का है। श्रीमान उद्धव ठाकरे के बारे में बयान श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी का है। जयंत पाटिल और रोहित पवार के बारे में बयान श्रीमान शरद पवार का है। इसमें से क्या अफवाह है मुझे बताइए। और जब इस तरह की खबरें आएंगी तो उसके पीछे की कुछ खबरें चलें तो उसके लिए दोषी भारतीय जनता पार्टी है। भाई रमेश चेन्नीथला को उतरना पड़े मैदान में, केसी वेणुगोपाल से श्रीमान संजय राउत कहें कि मैंने बात कर ली है, ये कहें कि राहुल गांधी ने कोई वादा किया है और ये आधिकारिक तौर पर सब कहा जा रहा है, तो ये सारा दोष भारतीय जनता पार्टी का है। भाई आपके अंदर बातचीत हो रही है तो बातचीत जो घर के कमरे में हो तब तक तो ठीक है। कमरे के बाहर बयानबाजी होने लगे तो सामान्य मैं भी लंबे समय तक पत्रकारिता में रहा हूँ, मेरा 35वां वर्ष है। मुझे कृपा करके बताइए कि जब इस तरह की बाहर सार्वजनिक तौर पर बयानबाजियां होंगी तो पत्रकार क्या अनुमान लगाने का जो है अवसर नहीं उसमें से ढूंढेंगे? और अगर पत्रकार इस तरह का अनुमान लगाएंगे तो वो जो है किसी पार्टी के इशारे पर करेंगे, ऐसा कहना है। तो मुझे लगता है कि अगर कोई बात नहीं है, आग कहीं लगी नहीं है, तो धुआं अनायास तो उठ नहीं रहा है। अब देखिए भारतीय जनता पार्टी का भी जो है चुनाव के संदर्भ में अपना गठबंधन है। अब भारतीय जनता पार्टी के मीडिया सेंटर पर दूरदर्शन का कैमरा लगभग रोज आता है और आज से 10 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के मीडिया सेंटर पर, जो महाराष्ट्र का मीडिया सेंटर है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जो संचालित है, वहां पर तीनों दलों के जो हमारे गठबंधन के साथी दल हैं उन सबके जो है चुनाव चिन्ह, जो आधिकारिक चुनाव चिन्ह है, उसका प्रदर्शन वहां है, साथ लगाया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी के मन में तो कहीं से कोई संदेह नहीं है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के मन में कोई संदेह नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो 99 उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। हमारा आधिकारिक तौर पर बयान आ चुका है। कुछ सीटों पर जो बाकी है वो बातचीत है। हमारा जो है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एकत्र होकर चुनाव लड़ रहा है। अगर हमसे कोई बाहर जाएगा, अंदर आएगा, तो वो खबरें भी सार्वजनिक तौर पर आएंगी। आप कोई रोक सकता है? आप जो कह रहे हैं प्रेम जी, आप जो कह रहे हैं वो वही इंटरेस्टिंग बात है। आप जो कह रहे हैं कि भाई आग अगर कहीं लगी है तभी तो धुआं हो रहा है, तो आग जो है वो दुबे जी कहीं ना कहीं और जो बयान प्रेम जी ने गिनवाया उसमें अभी उन्होंने छोड़ दिया। मैं तो कह रहा हूँ लोग इस बात के भी निहितार्थ निकाल रहे हैं सुबह से कि प्रियंका चतुर्वेदी जी से पूछा जाता है कि भैया आपका फेवरेट लीडर कौन है, तो वो उद्धव ठाकरे को नहीं कहती, राहुल गांधी को नहीं कहती, वो सीधा सीधा नरेंद्र मोदी को कहती है, महान नेता नरेंद्र मोदी को बताती है। तो इन सब चीजों के अर्थ तो निकाले जाएंगे ना, मीडिया तो निकालेगा ही। अशोक जी, मैंने पहले अपने वक्तव्य में कहा कि हम नहीं जानते अफवाह कौन फैला है। ठीक है। एक बार भी मैंने भारतीय जनता पार्टी का, उनके नेताओं का नाम नहीं लिया। तो जो हमारे बड़े भाई प्रेम भाई कह रहे हैं कि हमने कहा क्या, अरे आपने नहीं कहा, हमने कहा क्या, आपने कहा। आप कुछ कहते नहीं है, आप देखते हैं और सुनते हैं। आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं। अगर कहीं आग लगी है और आपको लगता है कि धुआं उठा है, तो हो सकता है हमारे घर में आग लगी हो सकता है हमारे घर से धुआं उठ रही हो, तो हम ही बुझाएंगे। आप उसमें न बुझाने आएंगे, आप घी जरूर डालने आएंगे, लेकिन उसके लिए भी हम सावधान रहेंगे। तो हम आप पर नजर बनाए हुए हैं, आप हम पर नजर बनाए रखिए। लेकिन राजनीति में महाविकास आघाड़ी क्या कर रही है, कैसे कर रही है, ये महाविकास आघाड़ी का अंदरूनी मामला है। इसमें हम नहीं समझते कि महायुति वालों को कुछ दखल देने की कोई आवश्यकता है। जब समय आएगा तो हम सब कुछ बता देंगे। पहले अशोक जी ये बताइए कि वो 28 तारीख वो 25 है, मैं क्लियर कर देता हूँ। हाँ 25 है, वो मेरी भूल थी, 25 तारीख। हाँ, आनंद दुबे की विवेक बुद्धि वही कह रही थी। मैं पहले ही समय खिंच गया कि 28 नहीं होगी,
कोई भी नेता इस तरह का वक्तव्य नहीं देगा। तो ठीक है, अब 25 भी बहुत दूर नहीं है, आज 21 हो गई है, 2-3 दिनों का नहीं, पर मामला मुझे है। तो 25 भी दूर लग रही है, जबकि आज ये कहा गया था आज ऐलान कर दिया जाएगा। तो मुझे तो लगता है चुनाव में एक एक दिन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अशोक जी, कुछ उलझने हैं, कुछ पेंच फंसा हुआ है। 27-28 ऐसी सीटें हैं जहां हमारी पार्टी भी दावा कर रही है, कांग्रेस भी दावा कर रही है। अब उसको बैठ के ही शांत किया जाएगा मामले को। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है, यही हमारा संवैधानिक अधिकार है, यही प्यारी नोकझोंक बहुत अच्छी होती है, मीठी नोकझोंक है, ये हो जाएगी। अंततः तो हम मिलकर ही लड़ रहे हैं। तहसीन भाई मुस्कुरा रहे हैं, तहसीन भाई का पूरा साथ हमारे साथ है, तो हम सब मिलके ही लड़ेंगे। कोई कितना भी घी डालना चाहे, घी काम नहीं करेगी। अग्नि को हम प्रणाम करेंगे और अग्नि को कहेंगे कि आप शांत हो जाओ। अच्छा जी, जो प्रेम जी घी डालने का काम कर रहे हैं आप लोग, उनके थोड़ा थोड़ा है, वो तो प्यार से सुलझा लेंगे। आप लोग इसे भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। जी देखिए, घी तो यज्ञ में डाला जाता है, लेकिन यहाँ कोई यज्ञ नहीं हो रहा है। यज्ञ होगा तो सारा मुसलमान नाराज हो जाएगा, कुफ्र हो जाएगा। इसलिए हम जो है जानते हैं कि वहां यज्ञ करना कुफ्र है, तो और वो काफिर बनना नहीं चाहेंगे, हम जानते हैं। और जहां आग लगती है वहां पानी ही डालते हैं। अगर कभी ये इनके यहाँ आग भयंकर हो जाएगी तो हम फायर ब्रिगेड को जरूर भेजेंगे कि भाई यहाँ आग से कोई हताहत ना होने पाए, ये जरूर करेंगे। लेकिन जो है घी तो सिर्फ जो है मित्रवर आनंद दुबे जी, आप भली भांति जानते हैं कि यज्ञानुष्ठान में डाला जाता है और यज्ञ कोई चल नहीं रहा है वहां, इसलिए चिंता न करें, घी कोई नहीं डालेगा। इसीलिए हम सावधान हैं और नजर बनाए हुए हैं। ठीक है, सावधान है, नजर बनाए, बढ़िया। पर तहसीन पूनावाला देखिए, इसमें मुझे लगता है कि आनंद दुबे जी आज ब्रेव फेस दिखा रहे हैं। चुनाव जब सीट शेयरिंग होती है सब लोग ऐसे ही करते हैं, ब्रेव फेस सबको दिखाना होता है, दिखाना ही चाहिए जब तक बात बिल्कुल टूट ना जाए। यूपी में तो कांग्रेस ऐसी नाराज हो गई, मुंह फुला के बैठी है, कह रही है हम 2 सीटें भी नहीं लड़ेंगे, हमको जो 2 सीटें दे दी। तो वो तो खैर अभी तक महाराष्ट्र में नहीं हुआ है, लेकिन इतना तो तय है ना कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को आज आप लोग मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करने के लिए तैयार नहीं है, आप उनको भावी मुख्यमंत्री मानने के लिए तैयार नहीं है। जबकि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री का लेकर के जो झगड़ा हुआ था बीजेपी से, उसके बाद वो 2.5 साल मुख्यमंत्री रहे, आप लोगों ने स्वीकार किया। लेकिन आज आप लोग ये भी कहते हैं कि उन्होंने बड़ा बढ़िया काम किया। अब वो चुनावी वो है, इसलिए आप कहते हैं, लेकिन आप उनको मानने को तैयार नहीं है। जबकि शिवसेना वाले बार बार कह रहे हैं मुख्यमंत्री तो उद्धव ठाकरे ही होंगे। अशोक जी, आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए बहुत बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ। बहुत अच्छा लगा आज शो में मुझे मेरे भाई सुरेश के साथ भाग लेने का। सुरेश आज सारे मुंबई कर लोग बैठे हैं मेरे मोबाइल, मुंबई महाराष्ट्र के और मुंबई करके। हाँ, और मैं अभी मुंबई में हूँ, तो बहुत मजा आ रहा है। और सुरेश दिल्ली में। बट देखिए अशोक भाई, इसमें 2 पहलू। एक तो जो आनंद भाई ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि दोनों पार्टीज चाहेगी क्योंकि मैक्सिमम सीट्स, उसमें कोई गलत चीज नहीं, मैक्सिमम सीट पे वो कंटेस्ट करें। और इसमें कुछ बातचीत अभी हो रही, मुझे लगता है वो 1-2 दिन में सुलझ जाएगा। और 25 तारीख का नाना पटोले जी ने आउटर डेडलाइन दिया, तो 25 तारीख तक मुझे लगता है सारी सीटें डिक्लेयर होगी और एनडीए जो साथ में मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। ऑफकोर्स सीट पे थोड़ी बहुत बातचीत होगी और ये एक पॉजिटिव साइन है क्योंकि एनडीए कॉन्फिडेंट है कि वो चुनाव जीतने वाले, इसलिए तो मैक्सिमम सीट सब लड़ना चाहते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं। जहां तक सवाल माननीय उद्धव ठाकरे जी का है, मैं इस पर कह रहा हूं, मैंने पहले भी आपकी शो पे कहा, दोबारा से कह रहा हूं, इसमें कोई गलत बात नहीं। अगर उद्धव ठाकरे जी चाहते कि वे मुख्यमंत्री बने, आनंद भाई चाहते हैं, मेरी दोस्त प्रियंका चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बने, तो कोई गलत बात नहीं, उनको बनने का अधिकार भी है। लेकिन ये सोचना कि वो अपने आप को डिक्लेयर कर दे, उन्होंने तो डिक्लेयर किया नहीं, बट जो प्रियंका ने किया या संजय राउत जी ने किया, मुझे लगता है थोड़ा सा अनफेयर है कोलिशन धर्मा में। देखो बीजेपी में भी एक नाथ शिंदे जी को किया, लेकिन वो साथ में मिलकर उन्होंने किया। तो मुझे लगता है कि कोलिशन के अंदर बातचीत करते आपको करना चाहिए। इसमें फिर अगर बातचीत हो जाए तो ठीक है। इसमें तो ऑब्वियसली शिवसेना चाहिए उद्धव जी बने, कांग्रेस चाहेगी नाना पटोले बने या जो भी अन्य बने, पवार साहब जाएंगे उनके परिवार का कोई सदस्य बने, तो ठीक है, वो अलग बात है। लेकिन पब्लिकली डिक्लेयर करना मुझे लगता है ये उचित नहीं। दूसरी एक चीज जो मुझे व्यक्तिगत तौर से एज एन आउटसाइडर दिखता है, एक राजनीतिक विश्लेषक में, जो संजय राउत जी ने अटैक किया नाना पटोले जी को, मुझे लगता है वो उचित नहीं था। नाना पटोले महाराष्ट्र के सबसे बड़े ओबीसी नेता है, वो स्टेट कांग्रेस प्रेसिडेंट है। देखो हर दल का एक अधिकार है अपना दल को बढ़ाना, उसका प्रतिनिधित्व बढ़ाना। शिवसेना भी यही चाहेगी, भाजपा भी यही चाहेगी, कांग्रेस भी यही चाहेगी, एनसीपी भी यही चाहेगी। तो अगर नाना पटोले चाहते कि मैक्सिमम सीट लड़े, वो स्टेट प्रेसिडेंट है, तो वो तो ऑब्वियसली वही चाहेंगे। अब उसमें उनको अपमानित करना पब्लिकली, मुझे लगता है वो अच्छी बात नहीं।
तो हमें इस मर्यादा के अंदर रहना चाहिए, किसी को लाइन को क्रॉस नहीं करना चाहिए। इतनी अच्छी बात आनंद भाई ने की, उन्होंने वही बात की लेकिन अच्छी से की। तो लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कांग्रेस देखे कि उनका मुख्यमंत्री का दावेदार कौन है, एनसीपी देखे, शिवसेना देखे, और पब्लिकली चुनाव के बाद उसको डिक्लेयर कर सकते। मुझे नहीं लगता उसमें कोई गलत बात। अच्छा, आपको लगता है कि जो बयान संजय राउत का था वो जरा आप पानी वानी पी लीजिए, 1 मिनट। तहसीन जी को पानी पीने का आनंद जी आपकी बात पर रिस्पॉन्ड करना चाहते, फिर मैं संजय राउत जी की बात, संजय राउत जी का बात, संजय राउत साहब, एक मिनट, संजय राउत साहब की बात अभी तहसीन भाई ने बताई। संजय राउत साहब के बारे में नाना पटोले जी ने क्या कहा, तहसीन भाई वो भी बताइए अशोक जी को और दर्शकों को। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में मेरे 2 ही दोस्त हैं, एक देवेंद्र फडणवीस और एक संजय राउत। ये कौन सा बयान है? दुनिया को पता है कि देवेंद्र फडणवीस और नाना पटोले का 36 का आंकड़ा है राजनीति में। राजनीतिक और सामाजिक जीवन में हर व्यक्ति की एक अलग अलग रणनीति होती है। तो अगर देवेंद्र फडणवीस जी और नाना पटोले 36 का आंकड़ा रखते हैं और वो कहें कि मेरे दूसरे दोस्त संजय राउत भी हैं जैसे देवेंद्र जी हैं, तो ये कटाक्ष नहीं हुआ? ये क्या हुआ? बोलिए। तो इसका जवाब देखिए, अगर एक स्मार्ट पॉलिटिकल स्टेटमेंट देना और उसके अलावा और किसी को कहना कि आपकी हैसियत नहीं है, दिल्ली तय करेगा, मुझे लगता है उसमें बहुत अंतर है। देखिए, मैं जेन्युइनली कहना चाहता हूँ, एनडीए सरकार के गिरने की एक बहुत बड़ी वजह, मैं खुद चाहता हूँ एनडीए जी के, मैं उद्धव ठाकरे जी को बहुत चाहता हूँ, लेकिन संजय राउत जी के उस वक्त के बयान, उस वक्त के स्टेटमेंट्स, उस वक्त के हरकतें, कंगना रनौत के घर के पीछे जाना, ये जाना, आज भी जो स्टेटमेंट, इससे नुकसान होता है पार्टी का। ये सोचना चाहिए एक चीजों को, ये बार बार इस तरह की स्टेटमेंट देने से क्या फायदा हो रहा है? एक दूसरी चीज मैं दोबारा से कह रहा हूं, एक किसी को एक स्मार्ट कमेंट करना, दूसरा किसी को कहना आपकी हैसियत नहीं है, एक वो भी एक ओबीसी नेता को बार बार किसी को बताना कि, और इसके पहले भी उन्होंने ये बात की, ये आज नहीं, जब मिलन जौहरा छोड़े थे तब भी अशोक जी मेरा भाई बहुत वायरल हुआ था, तब भी उन्होंने ये कहा था कि कौन डिसाइड करेगा। तब तो अशोक चौहान जी भी कांग्रेस में थे। ये कांग्रेस के महाराष्ट्र की यूनिट में पृथ्वीराज चौहान आज की तारीख में, सुशील कुमार शिंदे जी, ये 2 पूर्व मुख्यमंत्री है। अगर उद्धव ठाकरे जी पूर्व मुख्यमंत्री, तो यहाँ पे 2 पूर्व मुख्यमंत्री है। उस वक्त अशोक चौहान जी भी थे, 3 पूर्व मुख्यमंत्री थे। नाना पटोले सबसे बड़े ओबीसी नेता। आप कहते हैं आपकी हैसियत क्या है? ये नहीं होता है ना। उद्धव संजय राउत जी, अगर मैं जेन्युइनली कह रहा हूं, अगर 15-20 दिन संजय राउत जी ज्यादा स्टेटमेंट्स नहीं देगी मीडिया के सामने, आदित्य जी हैंडल करेंगे, आनंद भाई हैंडल करेंगे, मैं बता रहा हूं बहुत अच्छा चुनाव निकलेगा। आनंद जी, संजय राउत जी को कहिए वो बयान जो दे रहे हैं, उनकी बयानबाजी से सरकार गिरी। जो तहसीन पूनावाला कह रहे हैं, उनकी बयानबाजी आप लोगों को डैमेज करेगी जिस तरह से सीट शेयरिंग चल रही है। तहसीन भाई, हाँ, एक लाइन ऐड कर देता हूँ, एक लाइन सर आनंद भाई। देखिए, आनंद भाई जानते, प्रेम भाई जानते, सुरेश भी जानते, अशोक जी आपने भी महाराष्ट्र में देखा है, महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स अलग है। यहाँ के लोग ये पर्सनल अटैक नहीं करते, कितनी भी कटाक्ष हो। देवेंद्र फडणवीस जी कभी भी अटैक नहीं करेंगे पर्सनली, कोई देवेंद्र फडणवीस जी को पर्सनली अटैक नहीं करेगा। ये जो पॉलिटिक्स है, उद्धव जी पर्सनली अटैक नहीं करते, नाना पटोले नहीं करते, ये महाराष्ट्र का एक पॉलिटिक्स है, इसको ना खराब करें। ओके, तो संजय राउत के बयान की वजह से शिवसेना और महाअघाड़ी की सरकार गिरी, और संजय राउत के आज के बयानों की वजह से जो है वो लाइन क्रॉस कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है चीजें और एस्केलेट हो सकती हैं। बोलिए अशोक भाई, मुझे लगता है प्रेम जी अभी प्रेम जी को लूंगा मैं, क्योंकि प्रेम जी देख रहे हैं, आनंद ले रहे हैं आपके घर की आग। वो अब मुझे मालूम नहीं प्रेम जी को पानी भेजना चाहिए या प्रेम जी को घी भेजना चाहिए, क्योंकि ये जो झगड़ा चल रहा है वो यहीं पर। ये झगड़ा नहीं है अशोक भाई, पहले बात ये झगड़ा नहीं है, एक लोकतंत्र है, संवाद हो रहा है। तहसीन भाई ने अभी बहुत सारी बातें कही। देखिए तहसीन भाई, संजय राउत साहब एक पत्रकार हैं, सामना जैसे एक बड़े अखबार को देखते हैं, संपादक हैं, 20-22 साल से वो राज्यसभा में हैं, 100 दिन वो जेल में रहकर आए हैं अपनी इसी पार्टी के लिए, अपनी ईमानदारी के लिए। तो संजय राउत साहब क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला आप देख लेंगे। आप हमारे मित्र हैं, यही ज्ञान आप मणिशंकर अय्यर जी को, यही ज्ञान उदित राज जी को, यही ज्ञान राशिद अल्वी जी को, यही ज्ञान दिग्विजय सिंह जी को आप अगर दे देते तो शायद कांग्रेस जो 138 साल पुरानी पार्टी है, 1885 में इसी मुंबई में उसका जन्म हुआ था, वो और मजबूत हो जाती, राष्ट्रीय के साथ अंतरराष्ट्रीय बन जाती। प्रेम शुक्ला जी, हमें आ रहा सुरेश जी। प्रेम शुक्ला जी, आज तो मतलब ये डेमोक्रेसी का मतलब एक अलग रूप है, मतलब क्या कहेंगे प्रेम शुक्ला जी?
देखिए ये लोकतंत्र है, और इस लोकतंत्र में अगर फायर एक्सटिंग्विशर कोई काम करता तो हम ही लोग हैं। हाँ। समझिए कि इनके बीच में इतना विवाद है, नेताओं के बीच में इतनी कहा सुनी है, लेकिन एक क्यों होते हैं? एक होता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है और उसका गठबंधन जो सत्ता में ना जाए। तो ये जो आनंद जी की जो आशंका है कि हम जो है वो क्या घी डालेंगे, घी नहीं डालेंगे। ये हमारी शक्ति है कि हमको देखकर जो है आपकी एका बन जाएगी। देखिए मैं छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं तहसीन भाई से। तहसीन भाई कृपा करके मुझे बताइए, लोकसभा चुनाव में तो श्रीमान राहुल गांधी प्रधानमंत्री के प्रत्याशी थे, उद्धव ठाकरे जी तो थे नहीं। तब जो है महाराष्ट्र में जब सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो शिवसेना 21 सीटों पे लड़ी, कांग्रेस 17 सीटों पे लड़ी और एनसीपी 10 सीटों पे लड़ी। आज तो जो है उद्धव ठाकरे यहाँ मुख्यमंत्री के प्रत्याशी हो सकते हैं, मैं नहीं कह सकता कि हो जाएंगे। यहाँ जो होने के साथ फिर शिवसेना सबसे बड़ी पार्टी क्यों नहीं होनी चाहिए? तर्क क्या, लॉजिक? अगर लोकसभा में जहां शिवसेना का प्रधानमंत्री होने की संभावना नहीं थी, अगर कोई इंडी अलायंस में महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी हो सकता था तो वो श्रीमान राहुल गांधी हो सकते थे। लेकिन तब 21 सीटों पर कौन लड़ा? शिवसेना लड़ी, 17 पर आप लड़े। अब विधानसभा चुनाव है तो आप शिवसेना को बड़ा, जैसे हमारे यहाँ देखिए भारतीय जनता पार्टी में हमारा प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी था, हम सबसे अधिक सीटों पे लड़े, 28 पे लड़े। हम दूसरे नंबर पर कौन लड़ा? दूसरे नंबर पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना लड़ी, तीसरे नंबर पे अजीत पवार लड़े। आज भी हमारा ऑर्डर वही है, असेंबली इलेक्शन में भी सबसे अधिक सीटों पे कौन लड़ेगा? तो भाजपा लड़ेगी। दूसरे नंबर पर अधिक सीटों पे कौन लड़ेगा? तो शिवसेना लड़ेगी। तीसरे नंबर की सीटों पे कौन लड़ेगा? तो एनसीपी लड़ेगी। आपके यहाँ ऑर्डर बदल क्यों रहा है? सिर्फ मैं समझना चाहता हूं, सामान्य दर्शक की भी समझ में आए कि इसका कारण क्या है। तहसीन जवाब दे, लेकिन आनंद जी देख लीजिए, वो आपके मित्र हैं, आपके लिए बैटिंग कर रहे हैं अभी भी। दो टूक में वो कह रहे हैं सबसे बड़ी पार्टी आपकी होनी चाहिए। ये देखिए, ये मित्रता होती है, मित्रता निभा रहे हैं वो। हम ही हैं, हाँ। वो सच्चाई कह रहे हैं। सबसे बड़ी पार्टी शिवसेना ही है महाराष्ट्र की। हाँ, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। सबको पता है कि 288 विधानसभा में हमारा कैडर है, हर जगह हमारे शाखा प्रमुख हैं, हर जगह हमारे विभाग प्रमुख है, जिला। कांग्रेस तो नहीं मान रही ना, पर वही तो तहसीन जी जवाब दीजिए। मानेगी। फिर मैं सुरेश जी आ रहा हूँ आपके पास। हाँ, मानेगी। अच्छा, ये कांग्रेस और शिवसेना का मामला है जिसको सबसे ज्यादा सीट पर लड़ना चाहिए। मैं कांग्रेस का वोटर हूँ, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, कांग्रेस का जैसे शिवसेना का भी महाराष्ट्र में जन्म, कांग्रेस का जन्म ही महाराष्ट्र के अंदर, पूना मुंबई के अंदर उसका जन्म हुआ। पूना में पहला, मैं पूना बॉम्बे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उस वक्त उसे पूना बॉम्बे कहा जाता था, पुणे मुंबई की भी बात। उसका उस वक्त का पहला सेशन पूना में होना था, प्लेग के कारण बॉम्बे में हुआ। उसके फाउंडर्स सारे यहाँ के थे, पहली बात। दूसरी बात, शिवसेना को जो वोट मिला है लोकसभा में, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, वो कांग्रेस का कोर वोटर का वोट मिला है। देखिए, जो कांग्रेस का कोर वोट है, दलित भाई बहन है, मुसलमान भाई बहन है, उन्होंने शिवसेना को वोट किया। शिवसेना का एक्चुअल वोट स्प्लिट हो गया है। तो आज अगर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के लिए, अगर नाना पटोले लड़ रहे थे, उनको सबसे अधिक सीटों पे लड़ना है, तो उसमें मुझे लगता नहीं कोई गलत बात है। जहां तक सवाल मुख्यमंत्री का है, मुझे लगता है, चलो आप कह दो आप तो एक राजनीतिक विश्लेषक हो, आप सिर्फ एक पार्टी को वोट करते हो, लेकिन माननीय शरद पवार जी ने भी कहा कि जो पार्टी सबसे बड़ी, जिनके विधायकों के वो तय करेगी मुख्यमंत्री कौन होगा। तो ये फॉर्मूला होना चाहिए। ये जहां तक मेरी राय है, कांग्रेस को नुकसान हुआ है। कांग्रेस ने कर्नाटका में भी ये फॉर्मूला अपनाया, उन्होंने कुमारस्वामी जी को मुख्यमंत्री बना दिया। इसके बाद क्या हुआ? वो चले गए बीजेपी के साथ। तो कांग्रेस को अपने संगठन का भी देखना चाहिए, खास करके उस प्रदेश में जहां पर उनका जन्म हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा हूं शिवसेना महाराष्ट्र की पार्टी नहीं, मेरी बात को अन्यथा ना लिया जाए। मैं कह रहा हूं कांग्रेस को अपना देखना चाहिए। ओके, और अगर मैं ओके, एक मिनट, मुझे सुरेश जी को, एक मिनट मुझे सुरेश जी को लाना है, क्योंकि मैं जरा सुरेश जी आपसे समझना चाह रहा हूं, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति है, ये हो क्या रहा है। प्रियंका चतुर्वेदी कह रही हैं कि नरेंद्र मोदी ग्रेट लीडर है, महान लीडर हैं, और आज जो है प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं भाई कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीटें जो है शिवसेना को देनी चाहिए गठबंधन में। ये चल क्या रहा है भाई? नहीं, मैंने पूछा दिया है ना, देनी चाहिए नहीं कहा। नहीं, आपका आपने दे चुके हैं ये। हाँ भाई, आपने जो तर्क दिया उस तर्क के आधार पे बनती है, लेकिन मैं कह रहा हूँ आप उनको आईना दिखा रहे हैं ना, तो मैं वही हैरान हूँ कि मतलब ये हो क्या रहा है। जय श्री राम। अशोक जी, आमंत्रण के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं 2-3 स्टेटमेंट कहना चाहूँगा। कांग्रेस के वोट के बिना उद्धव बालासाहेब ठाकरे सेना डबल डिजिट में नहीं आएगी। कांग्रेस को जो सीट मिली हैं, यूबीटी को जो सीट मिली है, वो कांग्रेस के वोटर्स की वजह से मिली हैं। कांग्रेस का मुस्लिम वोट शिवसेना, उद्धव बालासाहेब ठाकरे सेना को मिला है। ये स्टेटमेंट मेरे नहीं है,
ये स्टेटमेंट पैनल पे जो कांग्रेस के नेता बैठे हैं, तहसीन पूनावाला ने किए हैं आज से 8-10 दिन पहले। तो जो आप बोल रहे हैं कि अफवाहों का बाजार है, जैसे प्रेम जी ने ये भी बताया कि हमने तो हमारे 99 कैंडिडेट भी डिक्लेयर कर दिए बीजेपी ने, और बाकी भी कैंडिडेट बहुत सारे जल्दी डिसाइड हो जाएंगे और डिक्लेयर हो जाएंगे। जबकि इनके यहाँ तो पता ही नहीं, इनके यहाँ तो ऐसे लग रहा है कि हर पार्टी 150 सीट लड़ रही है, तो 450 सीट टोटल है, ये लोग लड़ लेंगे। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे प्रेम शुक्ला जी ने कहा, मैं उनसे थोड़ा डिफर करता हूं कि कांग्रेस राष्ट्र का सबसे बड़ा प्रादेशिक पक्ष है, 2-3 प्रदेशों में उसकी सरकार भी है, तो कांग्रेस को ज्यादा सीटों पर लड़ना चाहिए ना शिवसेना से। शिवसेना एक प्रदेश में है, जबकि कांग्रेस का प्रभाव तो 3-4 प्रदेशों में है। हरियाणा में भी हमने कांग्रेस का प्रभाव देखा है। बाकी महाराष्ट्र में जो हो रहा है, ये आपस में अफवाहें फैला रहे हैं कांग्रेस और उद्धव बाला साहेब ठाकरे सेना कि भाई वो उस पे प्रेशर डाल रहा है, वो उस पे प्रेशर डाल रहा है कि भाई ये दबाव की राजनीति है कि भाई मेरे को 150 लड़नी है, मेरे को 180 लड़नी है। मैं तो बोलता हूं तीनों लड़ लीजिए ना, एक पूरे 288 पे, और मजा आएगा। मतलब टोटल कुल मिलाकर आप कह रहे हैं दबाव तीनों नहीं, तीनों 288 पे लड़िए, बहुत अच्छा है। नहीं तो वो फिर गठबंधन ही कहा रह जाएगा। लेकिन इस बीच जो है एक बयान जो है इस बीच और बड़ा चर्चा में आया, क्योंकि मैं महाराष्ट्र की राजनीति की बात कर रहा हूं, ये तो गठबंधन की बात हुई। लेकिन एक बयान जो है, सुशील कुमार शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, केंद्रीय गृह मंत्री रह चुके हैं, उनका बयान जो आया है, क्या वो महाराष्ट्र की राजनीति पर असर डालेगा? और डालेगा तो क्या वो शिवसेना उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है? ये बड़ा सवाल जो है एक और है जो आनंद दुबे जी उनकी पार्टी के सामने है, क्योंकि सुशील कुमार शिंदे ने कहा है कि मैं तो नहीं चाहता था भगवा आतंकवाद, लेकिन ये पार्टी की आइडियोलॉजी थी। तो इसीलिए आनंद दुबे जी, जिस पार्टी की आइडियोलॉजी भगवा आतंकवाद की है, आज उस पार्टी के साथ आप खड़े हैं, ये महाराष्ट्र में सवाल पूछा जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो हमने सुशील कुमार शिंदे जी को साधुवाद दिया जब उनका ये पुस्तक आया। उस पुस्तक में उन्होंने 2 बड़ी बात कही। एक तो उन्होंने कहा कि भगवा आतंकवाद कहना उस समय हमारी गलती थी, हमें नहीं कहना चाहिए था, हमने कांग्रेस के कुछ नेताओं के दबाव भी कहा था, जिससे कांग्रेस को बड़ा नुकसान करना पड़ा। तो ये बात साबित हो गई कि भगवा आतंकवाद नाम की कोई चीज नहीं है। भगवा जो है उस सम्मान और सुरक्षा का प्रतीक। मैंने खुद अशोक जी भगवा पहना हुआ है और हमारी पार्टी भगवा का झंडा लेकर चलती है, छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारधारा को आगे बढ़ाती है, श्री राम प्रभु और कृष्ण प्रभु की बात करती है। तो एक तो गई ये बात। दूसरी बात उन्होंने बड़ी और लिखी कि वीर सावरकर जी एक महान क्रांतिकारी थे, जिस प्रकार उनके खिलाफ बयानबाजी की जाती है वो अच्छी बात नहीं है। वीर सावरकर जी का हम बहुत सम्मान करते हैं। तो दोनों बात पे ही हम सुशील कुमार शिंदे जी के साथ खड़े हैं, उनका सम्मान करते हैं। अब उस परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस का क्या बयान है, कांग्रेस क्या कहती है, ये तो कोई कांग्रेस ही बता सकता है। मैं तो शिवसैनिक हूं, मैं शिवसेना की बात कहूंगा। सुशील कुमार शिंदे जी की एक पुस्तक आई है, उस पुस्तक में सारी 2-4 बातें लिखी हैं और ये बातों से मैं सहमत हूँ, हमारी पार्टी सहमत है। ओके, तो मुझे लगता है कि इसमें कुछ और बात है। प्रेम जी, आपको क्या लगता है ये जो इस महाराष्ट्र चुनाव से पहले उनकी किताब आना और भगवा आतंकवाद को लेकर, वीर सावरकर को लेकर, लेकिन जो बात वो कह रहे हैं कि हम शुक्रिया कर रहे हैं जो है सुशील कुमार शिंदे का, लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस की आइडियोलॉजी पर उन्होंने सीधा सीधा चोट किया और उसी आइडियोलॉजी के साथ जो है आज आनंद दुबे और उद्धव ठाकरे खड़े हैं। देखिए, श्रीमान सुशील कुमार शिंदे उस समय गृह मंत्री थे और गृह मंत्री को यह दबाव कौन बना सकता है? 2 ही लोग बना सकते हैं। एक या तो प्रधानमंत्री ने कहा हो, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, या यूपीए चेयरपर्सन ने कहा हो, क्योंकि गृह मंत्री जो आप प्रोटोकॉल जानते हैं कि सरकार के प्रोटोकॉल में गृह मंत्री नंबर 2 का व्यक्तित्व प्रधानमंत्री होता है। तो गृह मंत्री पर दबाव कौन बना सकता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह या यूपीए चेयरपर्सन। तो सुशील कुमार शिंदे को यह स्पष्ट करना चाहिए कि भगवा आतंकवाद उनसे बोलने के लिए मजबूर किसने किया, वो व्यक्ति कौन है। और अगर भगवा आतंकवाद कहने के लिए यूपीए चेयरपर्सन ने मजबूर किया है या डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मजबूर किया है, तो जैसा बाला साहब ठाकरे कहते थे कि इटली वाली एक बाई के सामने घुटने टेक कर जो लोग बैठते हैं, वो एक शब्द वो बहुत प्रयोग करते थे, बहुत क्रूड शब्द है, मैं वो प्रयोग नहीं करता हूं, जिसका अर्थ नपुंसक होता है कि नपुंसक बैठते हैं। तो क्या आज शिवसेना
बाला साहब ठाकरे के उन विचारों को दोहराने का सामर्थ्य रखती है तो नहीं रखती है। क्यों? कारण उसका यह है कि वीर सावरकर के बारे में आज भी जिनको प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी श्रीमान उद्धव ठाकरे ने 2024 के चुनाव में माना, वो वीर सावरकर के बारे में क्या गलत बयानियां कर चुके सब जानते हैं। सुशील कुमार शिंदे माफी मांग रहे हैं, इसका आदरणीय आनंद दुबे जी स्वागत कर रहे हैं। तो आदरणीय आनंद दुबे जी, राहुल गांधी वीर सावरकर के लिए जिस तरह के शब्दों का सतत प्रयोग करते रहे हैं, उस पर आपको आपत्ति है? उनसे माफी मांगने का आप उनसे जो है आग्रह रखेंगे या वो गालियां देते रहे आप स्वीकारेंगे? ओके, आनंद जी रिस्पॉन्ड कीजिए जल्दी से। अशोक जी, पहले तो बता दूं कि आदरणीय प्रेम शुक्ला भाई साहब, बाला साहब ठाकरे जी बहुत कुछ कहा करते थे और किया करते थे। कुछ उदाहरण देता हूं। वो प्रतिभाताई पाटिल जब राष्ट्रपति उम्मीदवार थी तो पूरी पार्टी के साथ उनका समर्थन किया करते थे। प्रणब दादा मुखर्जी जी जब राष्ट्रपति के कांग्रेस पार्टी के यूपीए की तरफ से उम्मीदवार थे, उनका समर्थन किया करते थे। इंदिरा जी के साथ लाख मतभेद हों, लेकिन समय समय पे 80 के दशक में उनका समर्थन किया करते थे। इसी भारतीय जनता पार्टी को कमलाबाई कहा करते थे कि कमलाबाई, तुमको अपने कंधे पर बिठा के चलता हूं, तुम छोटे दल हुआ करते थे, अब हमको आंख मत दिखाओ, ये भी कहा करते थे। तो पहले आप ये तय करो कि आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी की सिर्फ एक ही बात को पकड़ के चलोगे जो उन्होंने कांग्रेस के लिए कही थी, या जो उन्होंने कांग्रेस के साथ समर्थन दिया था और जो बीजेपी के लिए कही थी उसको भी पकड़ोगे? अगर दोनों को पकड़ोगे तो बात समाप्त हो गई, अगर एक को ही पकड़ोगे इसका उत्तर देने का हाँ, बिल्कुल प्रेम जी बोलिए प्रेम जी। नहीं, देखिए, बाला साहब ठाकरे कमलाबाई भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में ये शब्द का प्रयोग उन्होंने आखिरी बार 1987 में किया है, उसके बाद नहीं किया, कृपा करके जान लीजिए। तब वो हमारे साथ उस गठबंधन में 84 गठबंधन था, आगे टूट गया था क्योंकि 85 के विधानसभा चुनाव में, आनंद जी आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह गठबंधन टूट गया था। श्रीमती इंदिरा गांधी के वो आजीवन समर्थक रहे और कांग्रेस का 1980 में उनके साथ गठबंधन था, यह भी सत्य है। लेकिन उन्हीं बाला साहब ठाकरे ने जब श्रीमती सोनिया गांधी कांग्रेस की चेयरपर्सन बन गई, उसके बाद कांग्रेस के समर्थन में एक बयान दिया हो तो मुझे दिखा दिया। और बाला साहब ठाकरे की जो अंतिम सभा है विजयादशमी रैली 2012, उसमें उन्होंने कहा कि इस देश को पंचकों से बचाना आवश्यक है। आखिरी विजयादशमी रैली, उसमें उन्होंने कहा कि मैं अब जो है, मेरा जीवन कितना है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन इस देश को पंचक है। पंचक कौन है? श्रीमती सोनिया गांधी, श्रीमान राहुल गांधी, श्रीमती प्रियंका वाड्रा, श्री रॉबर्ट वाड्रा और अहमद पटेल का इस पंचकों से बचाना है। और उन्होंने कहा जिस दिन मुझे अब कांग्रेस से समझौता करना होगा, मैं अपनी दुकान, अपनी पार्टी का कांग्रेस नहीं होने दूंगा, मैं मेरी दुकान बंद कर दूंगा। तो कृपा करके किसी का बयान जो है, महात्मा गांधी और बाला साहब, चूंकि बाला साहब के बहुत करीब मैं एक कार्यकारी संपादक के नाते रहा हूं और बहुत सारे इंटरव्यू किए हैं, मैंने यह प्रश्न पूछा भी है उनसे कि कभी आप कांग्रेस के समर्थक हुआ करते थे, आजकल कांग्रेस के विरोधी हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं जो पहले बयान दिया और आज जो बयान दे रहा हूं, तो जो मेरा बयान बाद में है वो मेरा बयान जो है वो आज का जो है प्रामाणिक बयान माना जाना चाहिए। तो बाला साहब ठाकरे का प्रामाणिक बयान, चूंकि उन्होंने जो 99 से 2012 का जो बयान है, 2012 के 99 से 2012 या 90 से 2012 एक भी बयान अगर उन्होंने कांग्रेस के समर्थन में दिए हो तो आनंद दुबे जी कृपा करके दिखाइए। ओके, मुझे समय के साथ, मुझे टाइम के साथ एक ब्रेक लेना है, मैं तुरंत लौट रहा हूं, टाइम के साथ एक ब्रेक है, तुरंत लौट रहा हूं। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोकझोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। अरे क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। भैया किसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। कपिला देश का नंबर 1 पशु आहार। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी
आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वनरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। चलिए, दो टूक आप देख रहे हैं महाराष्ट्र की राजनीति पर चर्चा कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो कुछ इस वक्त हो रहा है, गठबंधन में दरार है या अफवाहों का बाजार है। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, प्रेम शुक्ला जी, तहसीन पूनावाला जी, आनंद दुबे जी, सुरेश नखवा जी। मैं तहसीन जी 1 मिनट आ रहा हूं आपके पास तुरंत, लेकिन जल्दी से आनंद दुबे 30 सेकंड में, फिर मैं तहसीन जी के पास जाऊंगा। अभी प्रेम शुक्ला जी ने कहा कि सोनिया गांधी जी की UPA चेयरपर्सन के बाद एक भी बयान बाला साहब ठाकरे जी का उनके समर्थन में या कांग्रेस के समर्थन में बता दीजिए। तो 2007 में आदरणीय प्रतिभाताई पाटिल राष्ट्रपति बनी, किसके समर्थन से? 2012 में आदरणीय प्रणब मुखर्जी जी राष्ट्रपति बने, किसके समर्थन में? नहीं, ये सुनिए ना, वो एक नीतिगत फैसला हो सकता है आनंद जी, वो एक नीतिगत फैसला हो सकता है। और जो आप कह रहे हैं ना सर, आनंद जी आप जो कह रहे हैं ना, मैं वो भी नहीं था सोनिया के विरोध में, तब भी बोले वो। नहीं, मैं वो नीतिगत फैसला हो सकता है, वो नीतिगत फैसला हो सकता है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं एक बात जो आपने कही, बता रहा हूं, जो उसको भी बता रहा हूं, अशोक जी उसको भी मैं स्पष्ट कर रहा हूं। अशोक जी उसको भी स्पष्ट कर जल्दी से। आदरणीय बाला साहब से इस बारे में मैंने प्रश्न पूछा, क्या प्रतिभाताई पाटिल को क्यों सपोर्ट कर रहे हो? तो उन्होंने कहा चूंकि मराठी राष्ट्रपति है इसलिए सपोर्ट कर रहा हूं, और प्रतिभाताई पाटिल को विद्यालय भेजने का निर्णय बाला साहब ठाकरे के पिताजी प्रबोधनकार ठाकरे ने लिखा था, ने लिया था, इसलिए बाला साहब ठाकरे का उनका बहुत पारिवारिक रिश्ता था। दूसरा, मैंने पूछा प्रणब मुखर्जी को आपने सपोर्ट क्यों किया? तो उन्होंने कहा प्रणब मुखर्जी से मेरे रिश्ते 1980 से बहुत बेहतर रहे और मैं योग्यता के आधार पर प्रणब मुखर्जी के साथ, लेकिन मैं सोनिया बाई के खिलाफ हूं। और ये सामना में छपा हुआ बयान है, ये दैनिक सामना और दोपहर का सामना में बाला साहब ठाकरे का छपा हुआ बयान है। आप 2007 और 2012 के अंक उठाकर देख लीजिए, जुलाई माह 2007 और जुलाई माह 2012। सुनिए, मैं मूल भी बता देता हूं। मैं मूल सवाल पे आ रहा हूं। तहसीन 1 मिनट, मैं आनंद जी 1 मिनट, मैं मूल सवाल बताइए। मूल सवाल ये है कि सुशील कुमार शिंदे जो आप किताब लिख रहे हैं, उनकी किताब में जो आया उसको लेकर के सुशील कुमार शिंदे ने तो एक तरह से माफी मांग ली, लेकिन कांग्रेस ने तो आज तक माफी नहीं मांगी ना कि भैया हिंदू आतंकवाद का हमने जो है गढ़ा था। कांग्रेस ने तो आज तक माफी नहीं मांगी ना। वीर सावरकर को करेगा, राहुल गांधी ने आज तक नहीं कहा कि वीर सावरकर को लेकर जो है मेरे जो बयान है वो गलत है। तो क्या ये महाराष्ट्र चुनाव में इशू नहीं बनेगा और क्या ये गठबंधन को डैमेज नहीं करेगा? तहसीन नहीं, मुझे नहीं लगता गठबंधन को सुशील कुमार जी की कोई किताब डैमेज कर सकती है। यही अगर लॉजिक हो तो फिर जिस व्यक्ति ने कहा कि संघ टेरर है, ये छोड़ दीजिए कि कोई और टेरर है, संघ टेरर है, मैं बहुत क्लियरली शब्दों का प्रयोग किया, वो आज भाजपा में मिनिस्टर है, RP सिंह। उन्होंने कहा कि नहीं कहा? अब आप कह सकते हो होम सेक्रेटरी दबाव था, अगर दबाव था तो आपने उनको मिनिस्टर क्यों बना दिया? जो व्यक्ति एज होम सेक्रेटरी, देश का होम सेक्रेटरी दबाव में आ जाता है, आपने उनको मिनिस्टर क्यों बना दिया? पहली बात। देखिए, सारी बातचीत करनी नहीं, लेकिन तहसीन जी एक मिनट तहसीन जी, होम मिनिस्टर होम सेक्रेटरी के दबाव में थोड़ी आएगा। कोई होम सेक्रेटरी थ्योरी गढ़ेगा और होम मिनिस्टर उसको लेगा, ये तो पॉलिटिकल है ना। भगवा आतंकवाद की थ्योरी तो पॉलिटिकली गढ़ी गई होगी ना, और वो उस समय होम सेक्रेटरी पॉलिटिकल तो किसी पोस्ट पे नहीं थे ना। लेकिन ये तो अपेक्षा होगी ना कि अगर आप होम सेक्रेटरी हो तो आप सच बोलोगे। अगर इनसे कोई चीज नहीं थी, संघ टेरर, और जिस व्यक्ति ने कहा संघ टेरर है उसको आपने भाजपा में लिया, तो या तो बतौर होम सेक्रेटरी वो ऑनेस्ट नहीं थे, क्योंकि उनकी लॉयल्टी किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ नहीं होना चाहिए, ना ही सरकार की तरफ, संविधान की तरफ। दूसरा, अगर उस वक्त वो दबाव में आ गए तो भाजपा में कैसे? और अगर दबाव में नहीं आए तो आपने क्यों उनको कॉप किया? कृपाशंकर सिंह जी
जिन्होंने वो किताब लॉन्च करी जिसके अंदर कहा गया था कि 26/11 के पीछे आरएसएस का हाथ था, ना कि पाकिस्तान का। वो सज्जन आज भाजपा में है। तो देखिए, भाजपा कम से कम किसी को सिखाने की क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मैं बिल्कुल मानता हूं कि शिवसेना और कांग्रेस के बीच में कुछ डिफरेंसेस है, नो इफ नो पार्टी, लेकिन ये डिफरेंसेस सॉल्व हो सकते हैं। नाना पटोले जी और उद्धव ठाकरे जी बैठकर बात कर सकते हैं। नाना पटोले जी और पृथ्वीराज चौहान जी बैठकर उद्धव ठाकरे जी के साथ बात कर सकते हैं और उस लेवल पे वो सॉल्व हो जाएगा। इससे और कोई बड़ी बातचीत नहीं। हाँ, बाकी सब है कि बाकी की जितने भी लोग, तहसीन जी एक तथ्य और आप लोगों की जानकारी में, दर्शकों की भी जानकारी में, एक तरफ बातचीत चल रही है, दूसरी तरफ किशोर कान्हेरे, उद्धव ठाकरे की पार्टी के प्रवक्ता, उनको तुरंत जो है आज शामिल करा लिया गया कांग्रेस के अंदर, और शामिल करवाने में और कोई नहीं बल्कि खुद जो है वो खड़े होकर शामिल करवा रहे थे जो है मल्लिकार्जुन खड़गे। तो ये कौन सा गठबंधन धर्म है कि आप एक तरफ सीट शेयरिंग कर रहे हैं, दूसरी तरफ पार्टी के नेताओं को तोड़कर अपने यहां ले रहे हैं? मैं उस पर जवाब देता हूं अशोक जी। हाँ। मैं जवाब देता हूं। अच्छा, एक मिनट हाँ बोलिए। नहीं आनंद दुबे जी शायद कुछ बोलना चाहते हैं। मैं ये बोल रहा हूं कि जो किशोर कन्हेरे आज कांग्रेस में शामिल हुए होंगे, किशोर कन्हेरे पिछले 2 वर्षों से केवल प्रवक्ता का पद लेकर बैठे थे। एक बार भी उनका न कोई टेलीविजन पर चेहरा है, न कहीं बाइट है, न कोई बयान है, न कहीं एक्टिव थे। सवाल वो नहीं है, आपकी पार्टी के थे ना आप, वो बट 2 साल से निष्क्रिय थे। तो उसको निष्क्रिय व्यक्ति को आज जो है कांग्रेस ने उठा के ले लिया। ये भी गजब है, ले लिया होगा। ये भी गजब है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी के निष्क्रिय नेताओं को कांग्रेस चुनाव में ले रही है और मैसेज दे रही है। खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष एक निष्क्रिय उद्धव ठाकरे के प्रवक्ता को राष्ट्रीय अध्यक्ष जो उनकी एंट्री करवा रहे हैं, खड़े होकर उनको फूल दे रहे हैं। तो मुझे ये भी कैसा गठबंधन है मुझे समझ में नहीं आता। फिर इसलिए कह रहे हैं कि आग तो है, बिना आग के धुआं ऐसे नहीं उठता। एक छोटा सा ब्रेक और ले रहा हूं, आ रहा हूं इस ब्रेक के बाद। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। मिठाई तो हमारे जमाने में होती थी। हाँ तो जाइए ना अपने जमाने में। रोमांस तो हमारे जमाने में होता था। पेमेंट भी उसी जमाने का है। अरे भैया डिजिटल पेमेंट करना सीखिए नए जमाने में। इजी, सेफ एंड फास्ट है। हमने तो इनको डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया। आपने ये सेल्फी लेते हैं, ये हमारे जमाने का है। RBI कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस, लॉक, एसिड। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। चलिए 2 टूक आप देख रहे हैं। जल्दी से आनंद दुबे जी, जल्दी से आपने कहा कि माफी मांग ली है, लेकिन माफी कांग्रेस ने नहीं मांगी है। शिंदे साहब को गलत लगा होगा, कांग्रेस ने आज तक नहीं कहा कि वो आइडियोलॉजी से इतर है। देखिए आपको एक उदाहरण देता हूं कि जब राहुल गांधी जी कई बार वीर सावरकर जी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते थे, तो एक बार उनकी भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र आई। उद्धव बाला साहब ठाकरे जी ने चेतावनी दी। उद्धव बाला साहब ठाकरे जी ने कहा कि राहुल गांधी जी, आप वीर सावरकर जी का अपमान करना बंद कीजिए, वो हमारे लिए पूजनीय है, हम उनको बहुत सम्मानित मानते हैं। उस दिन के बाद राहुल गांधी जी ने वीर सावरकर जी पर कोई टिप्पणी नहीं की। लेकिन तारिक अनवर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। अभी 2 हफ्ते पहले उन्होंने कहा वीर सावरकर को देशभक्त मानना भी गलत है, वो देशभक्त भी नहीं थे। होगी उनकी राय, हम नहीं जानते कोई तारिक अनवर जी को। अच्छा, हम तो राहुल गांधी जी को जानते हैं। अच्छा, हमारे कहने पर अगर राहुल गांधी जी बोल दिए कि हम नहीं करेंगे। शिवसेना में नए आए हैं, अभय हाँ, दुबे को याद नहीं है। नया हूँ, अभी बच्चा हूं मैं, अभी बच्चा हूं। एक सेकंड, बोलिए आनंद दुबे जी, पुराने प्रवक्ता हैं। आनंद दुबे जी को शायद पता नहीं कि मणिशंकर अय्यर ने एक बार कहा था
तो आदरणीय बाला साहेब ठाकरे ने 12 साल तक मणिशंकर अय्यर को मुंबई में पैर रखने नहीं दिया था। ये तारिक अनवर की बात करते हैं। अब आनंद दुबे जी गलत बोल रहा हूं मी, खोटं बोलतोय का? मराठी समजतं ना तुम्हाला? अरे मी मराठी, तुम्हाला मराठी समजतं ना? बाळासाहेब ठाकरेंनी 12 वर्ष मणिशंकर अय्यरला पाय ठेवायला नाही दिलं मुंबईत. खोटं बोलतोय मी? नाही खरं बोलतोय. काय म्हणतात की तारिक अनवर नवीन नेता आहे? मी नाही ओळखत तारिक अनवरला. कोण आहे मला नाही माहित. तुम्ही नाही ओळखत का तारिक अनवरला? कधी भेटलो नाही. तारिक अनवर को नहीं भेटलो नाही. ये कन्वीनियंट की, ये आनंद जी, ये कन्वीनियंट की राजनीति है। आप तारिक अनवर को नहीं जानते ये कह देना, मतलब मुझे लगता है कि कम से कम कांग्रेस को सोचना चाहिए कि अगर आप महाराष्ट्र में गठबंधन भी करना चाहते हैं लेकिन आप वीर सावरकर को इस तरह से गाली भी देंगे तो मुझे लगता है इस तरह की चीज से बचना चाहिए। हाँ, तहसीन जी रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर मैं प्रेम जी के तहसीन जी। मैं मानता हूं कि वीर सावरकर जी को पॉलिटिक्स में लाने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन कुछ स्टेटमेंट्स हुए, गलत हुए, उस पर सुधार हुआ है। कांग्रेस ने भी अपनी गलती को समझ ली, जिससे सुशील कुमार शिंदे जी की बुक में उद्धव ठाकरे जी ने हिदायत दी, उसको मानते हैं, हमारे सीनियर है। लेकिन अब मैं कहता हूं जो पाप महाराष्ट्र में हुआ है, मेरे छत्रपति की प्रतिमा थी, उस पर जो करप्शन हुआ है, भाजपा वालों ने करप्शन किया। अच्छा, वो अरेबियन सी में जो मेरे महाराज की प्रतिमा आने वाली थी वो आज तक नहीं बना, 11 साल उनकी सरकार के बाद। वो पाप कोई माफी नहीं है। ओके प्रेम जी, सियासत है, हमें भाजपा से कुछ नहीं सीखना है। मैं मानता हूं शिवसेना और कांग्रेस के बीच में बहुत डिफरेंसेस है, मैं मानता हूं वो डिफरेंसेस डेमोक्रेटिक वे में सुलझेंगे, इनसे नहीं करप्शन के माध्यम से। ओके प्रेम जी रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए, वीर सावरकर पर राहुल गांधी जो हैं 2023 में भी बोले हैं, 2024 में भी बोले हैं। नासिक के कोर्ट में उनका भी मुकदमा था, उस समय भी उनके वकील ने इस बात से पीछे हटने को तैयार नहीं हुआ। ये 2024 की अक्टूबर की घटना बता रहा हूं, इसी माह उनकी केस की तारीख थी। तो श्रीमान राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे 2019 में कह रहे थे कि वीर सावरकर का अपमान करने वाले राहुल गांधी को जूते से मारना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं, तो जिसको जूते से मारना चाहिए था उसके चरणों में उद्धव ठाकरे गिर गए। उसके बाद भी आनंद दुबे जी की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि राहुल गांधी के खिलाफ कुछ बोल दे। तो यही है सत्ता प्राप्त करने के लिए लाचारी को स्वीकारना। इसी को लाचारी कहते हैं। 10.5 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की इसी को लाचारी कहते हैं। सरकार है। आदरणीय उद्धव ठाकरे की प्रश्न पूछ रहा हूं, भारत कहा तक नहीं कहा था, इतनी प्रॉब्लम क्यों है भाई? भारत अरे भाई क्यों नहीं दे रहे हैं? केवल मुंह से कहोगे, चलिए मेरे पास समय इतना ही है, मेरे पास समय इतना ही है। हालांकि हिंदुत्व और वीर सावरकर के मुद्दे पर जो है महाराष्ट्र की राजनीति गर्म हो ही जाती है और गर्म होगी भी, और आने वाले दिनों में भी ये मुद्दे उठेंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये रही कि आज जो है, जैसे मैंने कहा कि आज ऐसा लग रहा था कि प्रेम जी जो है आनंद दुबे जी की पार्टी के लिए जो है वो बता रहे थे कि उनकी पार्टी बड़ी है, उनको ज्यादा दावा मिलना चाहिए, और दूसरी तरफ आनंद दुबे और तहसीन पूनावाला जो है यहाँ पर एक दूसरे के नेताओं की जो है लिस्ट गिना रहे थे कि किसको बयान नहीं देना चाहिए और संजय राउत को बयानबाजी कम करनी चाहिए। तहसीन जी का एक सुझाव है, देखते हैं सुझाव कितने मानते हैं। लेकिन फिर कह रहा हूं कि अगले कुछ दिनों में बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है महाराष्ट्र में, नजर बनाए रखिए। सब कुछ अफवाह नहीं है, काफी कुछ अफवाह है, गठबंधन में दरार भी है, अफवाहों का बाजार भी है, लेकिन सब कुछ अफवाह नहीं है, कुछ कुछ चीजें पक रही हैं। इंतजार कीजिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।